वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सेकेंड पार्ट, जिसमें कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी कि डी ऑर्बिटल्स की किस तरह से क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिटिंग होती है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस तरह से हम समझ सकते हैं वो डिस्कस करूँगी। आपको मालूम है कि जो हम कॉम्प्लेक्सेस स्टडी करने वाले हैं वो होंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो यहाँ हम सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में यानी कि उस क्रिस्टल फील्ड में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस तरह से होती है और क्यों होती है ये डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में कि यहाँ मेटल और उसके साथ में 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह का है ML6, और यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या है मेटल की वो क्या है 6। इसका मतलब ये है कि मेटल के चारों तरफ 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं और उनकी ज्योमेट्री क्या होगी आप यहाँ देख सकते हैं कि एक मेटल के चारों तरफ 4 लिगेंड्स आपको वर्ग के कोने पर दिख रहे हैं। मेटल के चारों तरफ वर्ग के चारों कोनों पर एक एक लिगेंड है, और यानी कि ये एक्स और वाई एक्सिस जो शो की है इस डायग्राम में उसमें आपको दिख रहा है, और एक जो जेड एक्सिस है ये ऊपर से नीचे जा रही है और उस जेड एक्सिस में एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे, इस तरह से 6 लिगेंड्स हो गए। तो यहाँ जो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल वो आपको क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में संकरण किस तरह का होता है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और वैलेंस बॉन्ड थियरी आप बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो संकरण है वो होता है D2sp3 या sp3d2। इसका क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है इसमें कि अगर हमारे अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स यानी कि S और P कक्षक के जो नीचे जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो काम में आ रहे हैं, तब हमारा संकरण होगा D2sp3। इसका मतलब इसको हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाले ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं। और अगर हमारे अंदर वाले डी कक्षक खाली नहीं हैं, इन दैट केस हमें बाहर वाले यानी कि अगर हम बात करते हैं 3s की 4s की, तो हमें 3d के बजाय बाहर वाले यानी कि 4d ऑर्बिटल्स अगर हम काम में लें, क्योंकि इस स्थिति में 3d कक्षक खाली नहीं हैं, पूरे भरे हुए हैं, तो हमें बाहर वाले डी कक्षक काम में लेने हैं। इन दैट के संकरण होगा sp3d2 और इसको हम क्या बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर इस तरह से 6 संकृत कक्षक बनेंगे, 2d के, 1 s और 3 p। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि जब हम डी ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि जो लोब्स हैं डी ऑर्बिटल्स के वो कहाँ पर स्थित हैं। इस ज्योमेट्री को देखने से आपको ये क्लियर है कि जो 6 लिगेंड्स हैं वो एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। इसका मतलब मेटल के वह डी कक्षक जो कि एक्सिस के ऊपर आते हैं वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे, और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डी कक्षक जो एक्सिस के ऊपर आते हैं वो हैं 2, कौन कौन से, dx2y² और dz², यानी कि जो लिगेंड्स हैं वो dx2y² और dz² कक्षकों के ज़्यादा नज़दीक होंगे, इसलिए वो उनको ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने पॉइंट नंबर 2 लिखा है कि 5 जो डी कक्षक हैं मेटल के उनमें से dx2y² और dz² जो ऑर्बिटल्स हैं वो अधिक प्रतिकर्षित होंगे। और ये कब की स्थिति है, जबकि लिगेंड जो है वो मेटल को अप्रोच करेगा, यानी कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में जो ऑर्बिटल्स हैं डी कक्षक जो कि पहले डिजेनरेट थे, पांचों की एनर्जी बराबर थी, अब क्रिस्टल फील्ड में ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में ये 5 कक्षक जो हैं ये अलग अलग ऊर्जा पर चले जाते हैं। 2 जो डी ऑर्बिटल्स हैं dx2y² और dz², ये अधिक ऊर्जा पे चले जाते हैं क्योंकि ये प्रतिकर्षित होते हैं ज़्यादा, और बाकी के जो 3 हैं dxy, yz और zx ये लोअर एनर्जी पे चले जाते हैं।
क्योंकि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो चेंज नहीं हो सकती। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि जितना एनर्जी में इंक्रीज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का होता है, उतना ही डिक्रीज किसका होता है, डी एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स का। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो नीचे कक्षक जा रहे हैं उसमें हर आने वाला इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी लो पे आएगा, 2/5 डेल्टा ओ। ये जो पूरी स्प्लिटिंग है दोनों के बीच में आपको दिख रहा है वो है डेल्टा, और ये कहलाती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और यहाँ जो ओ लिखा है, ओ रिप्रेजेंट्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। जो नीचे वाले कक्षक हैं 3, उनके आगे लिखा हुआ है T2G। T2 का मतलब होता है ट्रिपली डिजेनरेट, यानी कि 3 जो कक्षक हैं वो बराबर ऊर्जा पर हैं, और ऊपर वाले पर लिखा है EG। E का मतलब होता है डबली डिजेनरेट, यानी कि जो 2 डी कक्षक हैं वो समान ऊर्जा पर हैं। और G का क्या मतलब है, G का मतलब होता है जिरेड। जिरेड का मतलब सममित, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, इसलिए हमने यहाँ पर E के साथ और T2 के साथ G को काम में लिया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग हुई। डेल्टा O आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को। और सबसे पहले DXY में अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो 2/5 डेल्टा O एनर्जी नीचे आएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर में जाता है तो एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन कितनी इंक्रीज होएगी, 3/5 डेल्टा O। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, मेटल के चारों तरफ 4 एलिगेंट्स हैं, संकरण इसमें है sp3, और ये शो करता है कि यहाँ कोई भी डी कक्षक काम में नहीं आ रहा है। और उसका कारण क्या है कि सभी डी जो कक्षक हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। अब हम यहाँ ज्योमेट्री देखते हैं तो आपको ये दिख रहा है कि मेटल के चारों तरफ 4 एलिगेंट्स हैं, एक्सिस भी यहाँ बनाई हुई है x, y और z, और आप देख रहे हैं कि कोई भी लिगेंड एक्सिस के ऊपर नहीं आ रहा है। लिगेंड्स कहाँ पर हैं, एक्सिस के बीच में। तो अब हमें ये देखना है कि वह डी कक्षक जो कि एक्सिस के बीच में आते हैं वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे। कौन से डी कक्षक एक्सिस के बीच में आते हैं, DXY, DYZ और DZX। तो अब आप देखिए कि क्रिस्टल फील्ड, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में जब मेटल की तरफ 4 लिगेंड्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए आते हैं तो वो कौन से डी कक्षकों को ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, जो कि लिगेंड्स के नज़दीक है, यानी कि जो कि एक्सिस के बीच में है। और वो कौन से हैं, DXY, DYZ और DZX। तो ये हायर एनर्जी पर चले जाएंगे, इनको हम बोलेंगे T2। T2 का मतलब पहले ही बताया है ट्रिपली डिजेनरेट। यहाँ पर हमने G काम में नहीं लिया है क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री नहीं है। और बाकी के जो 2 डी कक्षक हैं DX2, Y2 और DZ2, ये लोअर एनर्जी पर आएंगे, और इनको हम क्या कहेंगे, E। E का मतलब डबली डिजेनरेट, और G हमने यहाँ काम में नहीं लिया है। T2 और E के बीच की जो एनर्जी गैप है दैट इज डेल्टा T, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब आप राइट हैंड साइड पर सबसे नीचे देखिए कि अगर कोई मेटल है उसमें हमने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों स्प्लिटिंग एक साथ शो की हैं, तो आप देखते हैं कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हमेशा कम है इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। और इसमें क्या है, बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि इस स्प्लिटिंग को डिसाइड करते हैं। और मेनली क्या है कि जो सारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर स्प्लिटिंग हो रहा है उसमें इन्फ्लुएंस आ रहा है 6 लिगेंड्स का, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये इन्फ्लुएंस आ रहा है सिर्फ 4 लिगेंड्स का। बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की स्प्लिटिंग के मुकाबले में ज़्यादा होती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड विभाजन के परिणाम क्या हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के। तो पहला ये है कि समान ऊर्जा के जो स्तरों की अपेक्षा अब हमें अलग अलग ऊर्जा के स्तर प्राप्त हुए। आपने देखा कि चाहे ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो चाहे टेट्राहेड्रल हो, जो इनिशियली बिना क्रिस्टल फील्ड के 5 डी कक्षक समान ऊर्जा पर थे, वो क्रिस्टल फील्ड में आते ही अलग अलग ऊर्जा पे 3 और 2 के हिस्सों में बंट गए।
अब क्या होता है कि इनमें जब T2G और EG या T2 और E अलग अलग लेवल्स हो गए तो हम इसको मान सकते हैं कि जो नीचे वाला लेवल है वो ग्राउंड स्टेट है और ऊपर वाला लेवल क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो इन कक्षकों में अब ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करके इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जा सकता है, यानी कि ऊर्जा अवशोषित करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है और एक्साइटेड स्टेट से वो कुछ ऊर्जा एमिट करता है, उत्सर्जित करता है और वापस ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। और इस गुण की वजह से, यानी कि इस फीचर की वजह से हम इसके कुछ गुण समझा सकते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के, वो हैं कलर और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। और इस प्रक्रम में वो क्या करेंगे, प्रकाश के यानी कि लाइट के किसी भी रंग की जो वेवलेंथ है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट के किसी रंग की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में वो बहुत ज़्यादा देर नहीं रुक पाते और ऊपर जाने के लिए उन्होंने किसी पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब किया वेवलेंथ को, और जो शेष है उसको वो परावर्तित कर देते हैं और परावर्तित करके वो कहाँ आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में। तो अब ये जो परावर्तित रंग है, ये कलर अगर विजिबल क्षेत्र में पड़ रहा है तो वो हमें दिखाई देता है और उससे जो कलर है उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का वो डिसाइड होता है। यहाँ हम आपको बता दें कि जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, वो उससे रिलेटेड कलर हमें दिखाई नहीं देता। हमें कलर कौन सा दिखाई देता है कि जब वो शेष प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी कि वो अवशोषित प्रकाश का कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी कि पूरक कलर कहलाता है और हमें वही अपने नेकेड आई से दिखाई देता है। तो इस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर डिसाइड कर सकते हैं और साथ ही उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी समझ सकते हैं। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में उसकी डिटेल्स थी और उनके कॉन्सिक्वेंसेस थे। थैंक यू।